अभी जो 2 बारी से जो भाजपा प्रतिनिधित्व कर रही है इस संसदीय क्षेत्र में, आप बता दीजिए कि ऐसा क्या कार्य हुआ है, ऐसी कौन सी उपलब्धि लेकर उनको देखना है कि वो क्या उपलब्धि लेकर अपनी जनता के बीच में जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का चेहरा था इन तीनों राज्यों में, हो सकता है ये बात, लेकिन ये मानना पड़ेगा। देखिए, अभी ये स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को इसमें परहेज भी नहीं करना चाहिए कि निश्चित रूप से उनका संगठन हमारे संगठन से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ा, अगर कहा जाए तो आघात ही है इन तीनों राज्यों से, और ख़ास तौर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहाँ की हमारी सरकार थी। एक समुचित विकास, एक ऐसा विकास होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जो महत्ता है वो लोगों को समझ में आए। भारतमाला प्रोजेक्ट जो अब शुरू होने वाला है, ये किसकी देन है? ये प्रस्तावित मीरा कुमार द्वारा किया गया था। वर्षों से, 30 वर्ष से जो दुर्गावती डैम परियोजना थी वो लटका हुआ था, कोर्ट में मामला था। वो किसके कालखंड में, किसने? मीरा कुमार ने खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके वो खुद कोर्ट केसेस के उसमें हियरिंग में जाया करती थी। लोगों को लगता है कि हमारा विधायक अनुशंसा कर देगा, तुरंत 10 दिन 20 दिन में कोई कार्य हो जाता है, ऐसे नहीं। उसकी एक प्रक्रिया होती है, और काफ़ी वर्षा हुई है, पूरे दिन भर वर्षा होती रही है और खेतों को निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। तो अगर इसका कुछ निदान निकल सके, एक सर्वे करा ले बिहार सरकार, और उसके अनुसार किसानों को कुछ न कुछ मुआवजा इसके तरफ से, इसी तरह से एक सच्ची रिपोर्टिंग आप करते रहें, इसकी प्रेरणा आपको मिलनी चाहिए, और लोगों से इसी तरह से आप संपर्क में रहें, जिससे कि आप भी हमें कुछ सीख देते हैं, आप भी हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। बात कही जहां हम जनता की बात जनप्रतिनिधि के साथ करते हैं, जनता के सवालों को हम जानने का प्रयास करते हैं और उस सवाल को उसके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने की बात करते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ बतौर अतिथि आपके सामने हैं श्री संतोष मिश्रा जी, जो रोहतास जिले के करहगर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर। आपसे मेरा पहला सवाल, अब तक के राजनीतिक सफर का आपका संक्षिप्त परिचय। देखिए, 2007 में मेरे पिता के देहांत के उपरांत, गिरीश बाबा का जब देहांत हुआ था, तो उसके उपरांत धीरे धीरे मैंने राजनीति में कदम रखा और बतौर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य करना शुरू किया। उसी दरमियान मीरा कुमार जी हमारे यहाँ से लोकसभा की सदस्य थीं, केंद्र में मंत्री भी थीं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थीं, और उनके साथ साथ पूरे ज़िले में मुझे, मतलब कम से कम सासाराम लोकसभा क्षेत्र में खास तौर से, जिसमें कि कैमूर और रोहतास दोनों का हिस्सा आता है, तो उसमें कई जगहों पर मतलब कि मुझे हर लोगों से मिलने का मौका मिलता गया। धीरे धीरे लोग भी जानना शुरू कर दिए, मैंने भी लोगों को जानना शुरू किया। तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मैंने 2007 से ये सफ़र शुरू किया, और 13-14 में फिर क्या होता है कि मुझे इस ज़िले का समन्वयक बनाया जाता है। डॉक्टर सीपी जोशी उस समय हम लोग के महासचिव इंचार्ज थे एआईसीसी से, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव होते हैं पूरे प्रदेश के, वो इंचार्ज थे, और उन्हीं के द्वारा मुझे पूरे ज़िले की कमेटी उस समय भंग हो गई थी, जिला कांग्रेस कमेटी, तो उसमें मुझे बतौर समन्वयक कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करने को दिया गया, जिसके अंतर्गत मुझे पूरे ज़िले में कांग्रेस संगठन को खड़ा करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उस समय हमारा संगठन चुनाव भी चूँकि शुरू हो गया था, तो संगठन चुनाव में भी सदस्य बनाने के लिए हम लोगों को आदेशित किया गया। सर, आप पहली बार विधायक के लिए 2020 में आए, चुनाव लड़ा भी और जीते भी, और अभी 2023 खत्म होने, कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं अपने? देखिए, 20 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, गठबंधन के अंतर्गत ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आई, और 2020 में नवंबर में चुनाव की घोषणा, मतलब अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव की घोषणा हुई, तो उसमें मैंने चुनाव लड़ा और बतौर कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में यहाँ से निर्वाचित हुआ। अब तक का जो सफ़र है, अगर देखा जाए इन 3 सालों का, तो हम लोगों ने भरपूर कोशिश किया है कि जो हम लोग का विधानसभा क्षेत्र है करगहर, जिसमें कि प्रमुखतः 3 प्रखंड आते हैं, करगहर, कोचस और शिवसागर, तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जो हम लोगों का एक लक्ष्य था
कि करगहर के विकास के लिए, पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में आप ये भी जानते हैं कि रेवेन्यू के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो करगहर काफ़ी एक पूरे बिहार में एक स्थान है, जो हम रेवेन्यू, धान हो, चावल हो, जिस तरह से भी हम देते हों, खासतौर से धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो उसके अनुरूप कुछ योजनाओं को देखते हुए जो समस्याएं थी धीरे धीरे हम लोग के पास आने लगी। तो मान लीजिए अपना एक हम लोग का मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना होता है, उसके तहत बहुत सारे गांव में अब तक मोटा मोटी 100-125 गांव में हम लोगों ने काम करवाया है। गली नली की जो समस्या थी, अतिक्रमण का जो समस्या था, उसको निदान करने की कोशिश की है। उसके अलावा जो ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से हम लोग सड़कों का निर्माण कराते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि खासतौर से जो पुरानी सड़कें थी, लंबी लंबी सड़क बहुत है हमारे यहाँ, 27 किलोमीटर का बनाओ जहानाबाद पथ है, 19.5 किलोमीटर का आपको करगहर धर्मपुरा पथ है, 14.5 किलोमीटर का करगहर फुली पथ है, करगहर फुली पथ का टेंडर भी हो चुका है। उसके अलावा करगहर कोचस बहुत जगहों पे हम लोगों ने, खाका हम लोग का तैयार है, और ये तो नज़र समय तो लगता ही है। अगर रोड का अगर आप देखेंगे सड़क के लिए, लोगों को लगता है कि हमारा विधायक अनुशंसा कर देगा, तुरंत 10 दिन 20 दिन में कोई कार्य हो जाता है, ऐसे नहीं। उसकी एक प्रक्रिया होती है, और उसके तहत हमने बहुत सारी सड़कों को, हम लोगों ने नए सड़कों को भी लिया है, और पुरानी सड़कों के मरम्मती और उसके रिन्यूअल और उसके सुदृढ़ीकरण का भी कार्य चल रहा है। उसमें पूरी एक लिस्ट है हम लोगों के पास, तो उसके अनुसार हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगले साल के इस वित्तीय वर्ष के अंत होने तक बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का गतिविधि आपको दिखाई पड़ेगा। 2-4 और हम लोग की सोच है। एक सोच थी 2020 में ही ये डिमांड आया था, और उसके तहत जिले में कई सारे नगर पंचायत बन गए, लेकिन करगहर प्रॉपर, मतलब अगर करगहर बाजार को आप देखें तो वो वंचित रह गया। मैं उसमें अपील में भी गया था, पहले ही विधानसभा सत्र के पहले ही सत्र के दौरान में एक मेरा संकल्प भी था और क्वेश्चन भी था, प्रश्न भी मैंने किया था कि करगहर को क्यों नहीं लिया गया। अब उसके बाद अपीलीय प्राधिकार में भी मैं उसके लिए गया, लेकिन उसमें चूंकि वो पहले 2020 में ही वो निर्णय हो चुका था, और उसके बाद फिर उस तरह से नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी नगर पंचायत न भी बना, अगर आगे की प्रक्रिया जब आती है, चूंकि अब तो उसका जब तक जनगणना नहीं पूरी हो जाती है तब तक तो फिर ये शामिल नहीं हो जाता। लेकिन ये सारे मुद्दे हैं कि वहाँ करगहर में हम एक अलग पृथक बस स्टैंड की एक परिकल्पना है हम लोगों की, उसके लिए जमीन देखा जा रहा है। सब्जी बाजार के लिए व्यवस्थित सब्जी बाजार हो जाए, जिससे कि करगहर का जो एक पूरा बाजार जो कंजेशन है उसको दूर किया जा सके। तो इस तरह की योजनाएं हैं। कुछ और योजनाएं हम लोग ने, नहरी के एक पक्कीकरण का एक वो हो गया है, करगहर बाजार में जो नहर है तो उसका पक्कीकरण का करीब 8.5 करोड़ रुपए का, बाजार का जो नहर है उसका 8.5 करोड़ रुपए का एक योजना जो है वो स्वीकृत हुई है। 1.5 करोड़ रुपया वहीं पे पुल बनेगा। आपने देखा उसके बगल में ही रीवा पथ का निर्माण हो चुका है। करगहर युवा पथ को हमने लिया है, करगहर थाना से लेकर करगहर गांव के अंदर तक वो बन चुका है अभी तक। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, आप जाइएगा अगर करगहर और कोचस के हिस्से में बहुत सारी ऐसी हैं। कंजर पंचायत में कुछ सड़कें हैं, लकड़ी पकड़ी का एक विवादित सड़क था वो क्लियर कराया हमने। कमालपुर पनैली का एक सड़क था जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था 4 किलोमीटर का, उसको क्लियर करा दिया हम लोगों ने, जो कि लिटिगेशन में चला गया था तब भी क्लियर कराया है। मैंने आपको जैसा बताया कि बनाओ जहानाबाद पथ है, 19.5 किलोमीटर का करगहर धर्मपुरा पथ है, उसकी प्रक्रिया स्वीकृति में चल रही है। उसको फिर से हम लोग सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण में लिए हुए हैं। उसी तरह से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। एक समुचित विकास, एक ऐसा विकास होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जो महत्ता है वो लोगों को समझ में आए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि करने को रह गई हैं। हम लोग उद्योग विभाग को भी अप्रोच किए हुए हैं अपने माध्यम से, और एक कार्य योजना पर कार्य भी चल रहा है। सेमरी उमरी में आप देखिएगा, सेमरी जो करगहर से सटा हुआ गांव है, वहाँ प्याज का उत्पादन होता है, तो उसके भंडारण के लिए हम लोग सोच रहे हैं। कोचस में कुछला और नरवर पंचायत है, तो वहाँ पिपरमिंट का अच्छा खासा मतलब ये होता है, तो वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि रू अर्बन मिशन के तहत बिहार सरकार के वहाँ एक यूनिट हो जाए पिपरमिंट की। तो ये सब बातें चल रही हैं। एक बहुत परिलक्षित मांग है कोचस NH पे, लोग चाहते हैं कि एक मतलब ऐसे तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मांग है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक ऐसा अस्पताल बन जाए जिससे कि जो एक्सीडेंटल केसेज वेसेज हैं उस तरह के, तो वो भी डिमांड सरकार के पास रखा गया है, और सरकार उस पर मतलब कि ढंग से विचार कर रही है। कुछ सर्वे भी कराया गया है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जमीन वमीन का सर्वे कराया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको मूर्त रूप देना है, और इस पर हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। हमारा अगला सवाल सर आपसे, कि सबसे पहले आपकी पार्टी ने तेलंगाना में विजय किया पहली बार और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, इसके लिए आपको और आपके पार्टी को दोनों बहुत बहुत बधाई। लेकिन सर इसके साथ ही 3 परिणाम और आए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार देखें अगर तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थी भी। वहाँ के जो परिणाम है उसको आप बतौर कार्यकर्ता, जैसा कि आपने बताया, या फिर अपने जिले के प्रतिनिधि, और आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, बेशक आपको ये जिम्मेदारियां बढ़ेंगी भी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये इन तीनों हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में ऐसी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे। हम लोग की तैयारी बहुत ही सुदृढ़ और सही तरीके से सारे कार्यकर्ता भी लगे हुए थे। तो उस हिसाब से ये एक हम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा, अगर कहा जाए तो आघात ही है इन तीनों राज्यों से, और ख़ास तौर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहाँ की हमारी सरकार थी, और मध्य प्रदेश में भी हम
पिछली बार ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में थे बजाय कि अब की बार। पिछली बार हमारी 104 सीटें वहाँ आई थी, और इस बार हमारी मतलब 65 सीटों पर हम सिमट गए हैं। और ऐसा अंदेशा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ हम अपने कार्यकर्ताओं को या लोगों के बीच अपनी योजनाओं को नहीं पहुँचा सके। बहुत सारी बातें आ रही हैं कि लाडली बहना योजना वहाँ मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने चलाया तो उसके कारण कुछ हुआ, या प्रधानमंत्री जी का चेहरा था इन तीनों राज्यों में। हो सकता है ये बात, लेकिन ये मानना पड़ेगा। देखिए, अभी ये स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को इसमें परहेज भी नहीं करना चाहिए कि निश्चित रूप से उनका संगठन हमारे संगठन से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ा। तो हमको ये देखना होगा, ये चूंकि आगे आने वाला अप्रैल मई में जो चुनाव है लोकसभा का, उसको फोकस करते हुए इन तीनों राज्यों में 29 सीटें हैं लोकसभा की आपको मध्य प्रदेश में, 26 सीटें हैं आपको राजस्थान में, और करीब करीब मुझे लगता है कि करीब इसी तरह से 14 सीटें हैं आपको छत्तीसगढ़ में। तो आप अगर ये आंकड़ा देखेंगे तो 60 सीटों के लगभग में, तो इस पे निश्चित रूप से, हालांकि एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इन तीनों राज्यों में अगर वोट परसेंटेज देखेंगे, जो वोट परसेंटेज में जो वोट आया है हमको, सीटें कम हो सकती हैं लेकिन सारे वोट परसेंटेज अगर तीनों राज्यों में देखेंगे तो 42% से ऊपर वोट आया है। आपने इस लोकसभा में पहले भी कार्य करा है, आप समन्वयक के तौर पे भी रहे हैं और रोहतास जिले में भी आपका दायित्व रहा है, और अभी 2024 का लोकसभा सामने भी है। इसमें आप इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या ऐसा विशेष मुद्दा लेकर के आएंगे या इसकी तैयारी में हैं जिससे कि 2024 में सासाराम लोकसभा क्षेत्र से आपके पार्टी को बढ़त मिले और जीत मिले? आप 14 के पहले का अगर कालखंड देखते हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व था 2009 में भी, 2004 में भी, 2014 तक जो प्रतिनिधित्व था, और मीरा कुमार जी हम लोग की माननीय सांसद थी, यहाँ से केंद्र में मंत्री थी, लोकसभा अध्यक्ष रहीं, उस समय का विकास मॉडल और आज का विकास मॉडल 14 के उपरांत 14 और 19 से जो 2 बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या भाजपा अगर कहें प्रतिनिधित्व कर रही है, तो आज की परिस्थिति देखिए क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं। मीरा कुमार ने कम से कम अगर देखा जाए, मीरा कुमार जी के कालखंड को अगर आप देखते हैं तो पूरा लोकसभा क्षेत्र आप कहीं भी जाइएगा, पीएमजीएसवाई के माध्यम से जितनी सड़कें बनी थी, ग्रामीण सड़कें अगर देखा जाए तो वो किसकी देन है? मीरा कुमार। और उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रघुवंश बाबू उस एक कालखंड में ग्रामीण विकास मंत्री भी थे केंद्र सरकार में। तो ये योजना मनमोहन सिंह सरकार लेके आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और उसके तहत आप देखेंगे शायद ही कोई ऐसा रोड सड़क छुटी हो, ग्रामीण सड़क, जिस पे कार्य नहीं हुआ होगा। मीरा कुमार जी के कालखंड में आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। NH2C आप जाके देख लीजिए, आज NH2C का क्या हाल है। डेहरी ऑन सोन से देख लीजिए, एकदम पूरा अकबरपुर रोहतास होते हुए झारखंड तक वो पूरा NH बन गया है। और ऐसी सड़क केवल पूरे देश में 3 ही सड़कें हैं, एक गांधीनगर में है, एक रायबरेली में है और एक यहाँ है। ऐसा NH, चूंकि उसका NH का कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा था, उसके बावजूद उसको स्वीकृत कराया। करगहर हो, कोचस हो, या पूरे रोहतास जिले को कैमूर से सीधे जोड़ने के लिए बसही पुल जो बना, एक बहुत बड़ा पुल था, पूरे रोहतास जिला को अगर देखा जाए तो उसको जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम वो किसने कराया? मीरा कुमार ने कराया। अभी जो 2 बारी से जो भाजपा प्रतिनिधित्व कर रही है इस संसदीय क्षेत्र में, आप बता दीजिए कि ऐसा क्या कार्य हुआ है? ऐसी कौन सी उपलब्धि लेकर उनको देखना है कि वो क्या उपलब्धि लेकर अपनी जनता के बीच में जाएंगे। हम तो संघर्षरत हैं, हम पिछले 2 चुनाव हारे, अब की बार भी हम उतने ही कृतज्ञ भावना से लोगों के पास जाएंगे और हम ये बताना चाहेंगे कि किसकी कितनी ताकत हो, हमारी सरकार केंद्र में हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर मीरा कुमार जैसा प्रतिनिधि हमको मिलता है तो शायद ही सासाराम लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य होया कि जो ये केंद्रीय विद्यालय आप देख रहे हैं, ये किसकी देन है? ये मीरा कुमार की देन है।
हमारे यहाँ एयरपोर्ट प्रस्तावित था, उस एयरपोर्ट का क्या हुआ? शिवसागर में सारा नापी ओपी हो गया था। ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो अब शुरू होने वाला है, ये किसकी देन है? ये प्रस्तावित मीरा कुमार द्वारा किया गया था। वर्षों से, 30 वर्ष से जो दुर्गावती डैम परियोजना थी वो लटका हुआ था, कोर्ट में मामला था। वो किसके कालखंड में, किसने? मीरा कुमार ने खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके वो खुद कोर्ट केसेस के उसमें हियरिंग में जाया करती थी कभी कभार। तो ये तो हमारी तो उपलब्धियां रही हैं, ऐसा कभी नहीं है। और हम अपनी उन उपलब्धियों को लोगों के बीच में निश्चित रूप से, हो सकता है कि हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हों पिछले 2 चुनावों में, हम उसको और ढंग से अपने अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ रख के, सबको अपने पूरे संगठन को एक साथ रखते हुए, हमारा जो महागठबंधन का जो संगठन है उनको भी अपने में समाहित करते हुए, और एक सुनिश्चित विकास हेतु पूरे सासाराम लोकसभा क्षेत्र का, चूंकि सासाराम लोकसभा क्षेत्र की एक पहचान है पूरे देश में, बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार और ऐसे कई सारे प्रतिनिधि, हम, मेरे पिता पंडित गिरीश नारायण मिश्रा, इन लोगों ने इसको सींचा है, इस क्षेत्र को, पूरे इस जिले को, इस पूरे शाहबाद क्षेत्र को मेरे पिताजी ने प्रतिनिधित्व दिया है और सींचा है। तो उनका जो सपना है उसको अधूरा नहीं रहने देंगे। कम से कम जनता के आशीर्वाद से, अभिभावकों के, गार्जियनों के आशीर्वाद से, युवा साथियों के आशीर्वाद से अगर मुझे ये मौका मिला है एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, तो इस जिम्मेवारी को बहुत ही कृतज्ञ भावना से मैं अपने लिए लेता हूं और इस जिम्मेवारी को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और उसमें आप ऐसे भी, आप अगर किसी से राय भी लेंगे लोगों से, तो आपको महसूस होगा कि लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों के विकास के लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूं। तो इसलिए हम लोग उसी लक्ष्य के साथ, क्योंकि दूसरे अभी तक कर नहीं पाए हैं कुछ भी, कुछ जो होना चाहिए था वो उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारा नेतृत्व तो निश्चित रूप से इसके लिए तैयार है करने के लिए, और आगे भी डिलीवर करता रहेगा। हम डिलीवरी के मुद्दे को लेकर जाएंगे कि कौन डिलीवर कर सकता है, कौन उसमें सक्षम है, उस मुद्दे को लेकर सबसे पहले अभी हम अपनी जनता जनार्दन के पास जाएंगे। आपने जैसे बताया सर कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, और हाल ही में सभी के खेतों में फसल लगा हुआ था और मौसम का प्रकोप, वर्षा हुई। अब लोग अपने विधायक की तरफ भी देख सकते हैं कि उनके फसल बर्बाद हुए, तो उसके मुआवजे के तौर पे क्या कुछ ऊपर शीर्ष तक, अपने मुख्यमंत्री तक जनता की बात उनके विधायक पहुंचाएंगे? नहीं, अब आपके माध्यम से भी मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ। विगत 6-7 तारीख को और 8 तारीख तक जो एक अतिवृष्टि टाइप में हुई है, तो उसका बहुत सारा रिपोर्ट मेरे पास लोगों द्वारा आया भी। कुछ लोगों ने वीडियो के माध्यम से, कुछ लोगों ने फ़ोन करके, बहुत लोगों ने बताया। 8 तारीख को ही मैंने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को, और ख़ास तौर से करगहर और कोचस के पश्चिमी हिस्से में, जहाँ की वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो गया था खेतों में, और 30% ही धान की चूँकि कटनी हो पाई थी, पूरा हो नहीं पाया था, और जिनके धान कटे भी हुए थे वो खेतों में ही लगे हुए थे, और पानी का वाटर लॉगिंग था। वो तो गनीमत है कि प्रकृति का इतना मतलब देन है कि 2-3 दिनों से धूप निकल रहा है, तो कुछ लोग किसान जो हैं, तो उसके मुआवजे की ऑलरेडी हमने मांग कर दी है। उसकी चिट्ठी मतलब बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने दे दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपके माध्यम से भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ये पूरे बिहार में व्याप्त था। ऐसा नहीं था कि केवल हमारे जिले में या किसी अन्य जिले में ही हो रहा था, पूरे बिहार में उस 7 तारीख को वर्षा हुई है, और काफ़ी वर्षा हुई है, पूरे दिन भर वर्षा होती रही है, और खेतों को निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। तो अगर इसका कुछ निदान निकल सके, एक सर्वे करा ले बिहार सरकार, और उसके अनुसार किसानों को कुछ न कुछ मुआवजा इसके मतलब किसी न किसी रूप में जैसे भी दे सकें, डीजल अनुदान के रूप में आगे के पटवन के लिए गेहूं के, या कुछ राशि देनी चाहिए। और इसके लिए निश्चित रूप से अभी जब हम लोग जब पटना रहेंगे तो उनसे मिल के भी ये बात कहेंगे, लेकिन आपके माध्यम से ये मैं पूर्णतः बता देना चाहता हूं कि हम लोग के किसानों को ये मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। आप सुन रहे थे अपने विधायक को, जहाँ पर कि बहुत सारी बातें हुई विधायक साहब से, उनके शुरू के करियर से लेकर के और अभी जो हाल ही में बारिश हुई उसको भी लेकर के कि किसानों के दर्द को किस तरीके से आपके जनप्रतिनिधि देखते हैं।
आपने सर हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को भी मैं बहुत ही अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह से एक सच्ची रिपोर्टिंग आप करते रहें, इसकी प्रेरणा आपको मिलनी चाहिए और लोगों से इसी तरह से आप संपर्क में रहें, जिससे कि आप भी हमें कुछ सीख देते हैं, आप भी हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप सतत प्रयत्नशील रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत